Now is it visible? Is it visible now? Okay. So let's start this way. When a function calls itself, then such function is called a recursive function. Okay, so when a function calls itself, then such function is called a recursive function, and the process of calling itself by a function is called recursion. Okay, so what is recursion? Recursion means it is a process in which one function calls itself, right? इस कॉन्सेप्ट में कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है. तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, अभी तक हम लोग जो कोडिंग करते हैं उसमें किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम कॉल करते हैं इसको किसी दूसरे प्रोग्राम से या किसी दूसरे मेथड से हम कॉल करते हैं. बट रिकर्शन में क्या होता है, द फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम इटसेल्फ, राइट? फंक्शन को अपने अंदर से ही कॉल किया जाता है. तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें निकल करके आती हैं. पहला पॉइंट ये है दैट टू अप्लाई रिकर्शन we need functions. राइट. दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि हम रिकर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, या रिकर्शन का बेनिफिट क्या है. तो रिकर्शन इज अ मेथड ऑफ रिपीटेशन. मेथड यूज्ड टू अप्लाई रिपीटेशन. मेथड जो है, ये जो रिकर्शन मेथड होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम रिपीटेशंस को अप्लाई कर सकें. अब आप बोलेंगे सर रिपीटेशंस को अप्लाई करने के लिए हम तो लूप भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो रिकर्शन है ये रिपीटेशन तो करता है लेकिन विदाउट लूप करता है. यानी यहाँ पे आपको कोई लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रिकर्शन करना चाह रहे हैं. सो रिकर्शन इज अ मेथड इन विच वी कैन अप्लाई रिपीटेशन विदाउट यूजिंग लूप्स, राइट? ये इसका कॉन्सेप्ट है. वन फंक्शन चाहिए होता है इसके लिए. विदाउट फंक्शंस रिकर्शन कैन नॉट बी अप्लाइड. सेकेंड थिंग, रिकर्शन इज अ मेथड इन विच वी डू नॉट यूज लूप, बट वी कैन रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट. ओके, सो this is the basic idea of recursion. Now third point is recursion is a slow process in comparison with loops. Loops run faster but recursion slow chalta hai, right? It is a slow process. Now next point is recursion is done in रैम. रिकर्शन जो होता है बच्चों वो रैम में अप्लाई किया जाता है. रैम में अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप रिकर्शन को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई कमांड दी और वो कमांड एग्जीक्यूट हो गई और हमारा काम खत्म हो गया. ऐसा नहीं होता है. रिकर्शन जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता वो मेमोरी में स्टैक्ड रहता है. इट रिमेन्स इन द मेमोरी, और जब तक ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा हमारा सारा का सारा कोड रैम में रहता है अवेलेबल. नॉर्मल कोडिंग में क्या होता है, आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई, तो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती रहती हैं, वो रिटेन नहीं करती हैं. बट इन रिकर्शन स्टेटमेंट्स आर देयर इन द रैम अंटिल ऑल द एग्जीक्यूशन, ऑल द प्रोग्राम इज नॉट डन, राइट? अब स्लो प्रोसेस क्यों है, बिकॉज ऑल द कमांड्स आर बीइंग स्टैक्ड इन द रैम. अब सारी कमांड रैम के अंदर हैं तो रैम कंज्यूम होगी, तो आपका जो प्रोग्राम है वो स्लो हो जाएगा.
Okay, let's start it from the beginning. When a function calls itself, it is called recursive function, and this process is called recursion. We need function to apply recursion. Second, it is a method that is used to repeat a set of statements without using a loop. It's a slow process and it is done in the RAM. Now, in recursion, what type of problems can be solved? So, recursion mein, I don't know why am I writing this spelling of recursion wrong all the time. In recursion, only those programs can be made which can be further divided into similar smaller problems. We cannot do all the programs in recursion. We can do those programs only in recursions which can be divided into similar smaller problem. Now, what is the meaning of similar smaller problem? Similar smaller problem means a program, if I divide this program into smaller sections, so every section will be similar to the bigger section. It means every smaller section will do the same process which is being done in the bigger section. Let's take an example. Now, if I say what is the factorial value of 5, okay, we are talking about factorial value of 5. So we can say factorial 5 is 120 because it is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? We can also say that factorial 5 is basically 5 into factorial 4. Similarly, factorial 4 is equal to 4 into factorial 3. You know the meaning of factorial? It's a multiplication of all the numbers from 1 to n, right? So, a bigger problem, L5, why are we saying it a bigger problem? Because it has a bigger value, right? So, this bigger problem can be divided into similar smaller problem. So, हमारा जो process है वो हमारा problem का ही एक हिस्सा है. That's why it is called similar smaller problem. तो इस तरह के programs को आप recursion में create कर सकते हैं, जैसे factorial का program आप बना सकते हैं. Let's have one more example. So if I say what is a to the power 3, so we can say it is a into a to the power 2. We are finding a to the power 3, we are finding a to the power 3, and in solution we are to find a to the power 2, right? So this is an example of recursion. Like this program can also be done with recursion. Now let's talk about next program, sum of n natural numbers. Can we make this program using recursion? Yes, we can make. How? Because sum of n natural number is basically sum of n plus sum of n minus 1 natural numbers, right? Sum of n natural numbers कितना होता है? n plus sum of n minus 1 natural numbers, right? और sum of n minus 1 natural numbers कितना होगा? n minus 1 plus sum of n minus 2 के नेचुरल नंबर्स का सम. तो इस तरह के प्रोग्राम्स जहाँ पर हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी उसी तरह का प्रॉब्लम होता है, उसको हम रिकर्शन में कर सकते हैं. अगर 60-70% भी समझ में आया बच्चों, तब आगे चलते हैं. चलिए, अब जब इस तरह की प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम सोचेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो नई चीज़ है जो मैं आपको कह रहा था कि इम्पोर्टेंट है, आप सबको आना है आज, हालांकि अभी कंप्लीट अटेंडेंस नहीं है हमारे पास.
मतलब वी हैव अराउंड 60% स्टूडेंट्स अवेलेबल विद अस। तो मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ पे आपको एक अलग तरह से सोचना पड़ेगा, जिस तरह की प्रोग्रामिंग आप लोग करते थे उससे कुछ अलग तरह की प्रोग्रामिंग। हालांकि बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट स्टिल यू हैव टू डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। इसके लिए हमेशा 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन 2 एग्जाम्पल्स को आप याद रखेंगे, राइट। पहला एग्जाम्पल क्या है इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए? पहला ये है कि आप ये मान के चलें कि आप कहीं शॉपिंग पे गए बच्चों, ठीक है, शॉपिंग पर, और ये रोड है, ओके, ये सारी शॉप्स हैं। दिस इज शॉप नंबर 1, दिस इज शॉप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 शॉप्स हैं। ऑलराइट, आपने यहां से एंटर किया एंड यहां पे क्योंकि बंद है ये, तो एग्जिट भी यहीं से होता है। जहां पे समझ में ना आए पूछ लेना। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आपने पहली शॉप पे गए आप एंड यू हैव परचेज्ड समथिंग, राइट, एंड वट एवर यू हैव परचेज्ड यू हैव पिक्ड इट विद यू। सो शॉप नंबर 1 से आपने परचेज किया एंड पिक किया, राइट। नाउ यू had been to shop number 2, same thing, purchase and pick. 3, purchase and pick. So आपने सारी शॉप से परचेजिंग की और अपना सामान पिक किया। When you have reached up to the last shop, you have purchased and picked. Now अब यहाँ से बंद है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा बाहर आ जाएंगे। ऑलराइट, आपको किसी भी दुकान पर वापस जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव परचेज द प्रोडक्ट एंड यू हैव पिक्ड, सो देर इज नो पेंडिंग जॉब। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसी एग्जाम्पल को दूसरी तरह से देखते हैं। दिस इज सिनेरियो 1। नाउ थिंक फॉर द सिनेरियो 2। अब मान लीजिए उस दिन हमारे साथ कोई स्मार्ट आदमी चला गया, उसने बोला you are going to every shop and you are picking the goods that you have purchased, और ये आप सामान का बोझ बढ़ाते हुए चले जा रहे हो आगे तक, जबकि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। You do one thing, you only purchase and do not pick, keep your goods there only within the shop, right? So what we have done, purchased from shop number 1, then you have purchased from shop number 2, then you have purchased from shop number 3, and by following the same order you have reached up to the last shop and you have purchased from it. Okay, now what? क्या अब जब आप 8 नंबर शॉप पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद जब आप बाहर आते हैं, यानी उस मार्केट से जब आप बाहर आते हैं, तो क्या आप सीधा सीधा बाहर आ जाते हैं? नहीं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी डिड नॉट हैव एनी पेंडिंग जॉब विद अस, बट इन दिस केस वी हैव अ पेंडिंग जॉब विद अस। सो हमने क्या किया, 1 से परचेस किया, 2 से किया, 3, 4, 5, 7, 8 से परचेस किया। नाउ अब हमको क्या करना है, हमारा दूसरा काम कौन सा बचा हुआ है? पिकिंग का काम बचा हुआ है। अब हम कौन सी शॉप से सबसे पहले पिक करेंगे? शॉप नंबर 8 से। सो विल डू पिक, देन पिक, देन पिक, देन पिक, राइट। आपने परचेजिंग का ऑर्डर ये था आपका, और पिक करने का ऑर्डर ये है। मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई पेंडिंग जॉब छोड़ते हैं बच्चों, पेंडिंग जॉब, जैसे आपने परचेज किया, पिक नहीं किया, सो पेंडिंग जा रहा है सब कुछ। अगर आप पेंडिंग जॉब छोड़ते हैं तो आपका जो पहला ऑर्डर होगा, यानी जो आपका एक प्रोसेस का ऑर्डर होगा, दूसरी प्रोसेस को खत्म करने का ऑर्डर उसका उल्टा होगा, राइट। इट मीन्स
if we are purchasing from shop number 1 2 3 4 5, then to pick we have to go in 8 7 6 5 4 3 2 1 order. So आपको एक U जैसा फॉर्म करना पड़ेगा इसको. If this is 1 2 3 4 5, then it has to be 5 4 3 2 1. So ये आपको इस तरह से इस प्रोसेस को करना पड़ेगा. यहाँ पर जहाँ पर आप अपनी प्रोसेसिंग को रोक रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर 8 नंबर शॉप पर जाकर के फर्दर प्रोसेसिंग को आपने रोक दिया, इस कंडीशन को टर्मिनेटिंग कंडीशन बोला जाता है बच्चों. टर्मिनेटिंग कंडीशन. ओके, सो ये पहला एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है. एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, इसके बाद हम बात करेंगे. आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग पूछेंगे मुझसे. एग्जाम्पल नंबर 2. Just wait for a while, beta. So I was talking about the second example. अब इस second example में क्या है? You can think of a box. Okay? You can think of a box. The screen is not visible. Okay, wait for a while. Now is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So you can think of a box. You can consider it as a gift box, right? So it's a box. अभी किसी को एक किसी का बर्थडे था फॉर एग्जाम्पल है, नहीं उसको एक बॉक्स मिला है, तो यू कैन थिंक दैट दिस इज द बॉक्स. ओके, उसने इस बॉक्स को खोला, सो देयर इज अनदर बॉक्स इनसाइड इट. ओके, फिर इसको खोलते हैं तो इसके अंदर एक और बॉक्स मिलता है, देन वन मोर बॉक्स इज देयर, एंड फाइनली द गिफ्ट. ओके, नाउ अगर हम इस एग्जाम्पल को समझें तो सबसे पहले हमने बॉक्स नंबर 1 खोला, देन 2, देन 3, देन 4. अभी हमें गिफ्ट मिल गया, सो देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो बॉक्स फर्दर, सो दिस विल बी आवर टर्मिनेटिंग कंडीशन. ऑलराइट, अब जब इस प्रोसेस को हम खत्म करेंगे तो सबसे पहले कौन सा बॉक्स बंद करेंगे? 4 नंबर, फिर 3, फिर 2, फिर 1. राइट, सो यहाँ पे भी हम सेम चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं. द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग द बॉक्स विल बी 1 2 3 4. देन टर्मिनेटिंग कंडीशन, we have to stop the process. Then the order that will follow is 4 3 2 1. Right, this is of closing. तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं. ओके, इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो इसको कैसे करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. आज हम इसको इतना ही रखते हैं. वीडियो में शेयर कर दूंगा आपको, एक बार फिर से ध्यान से आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. जो भी डिस्कशन करना है इसमें अभी आप लोग कर सकते हैं मुझसे, अगर इसमें कुछ भी पूछना है जो मैंने आप लोगों को समझाया है.